हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं काफ़ी महत्वपूर्ण विषय, अर्थात हम कहें कि जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित लगभग 100 MCQ क्वेश्चंस जो सिर्फ और सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी से होगा। यह जो वीडियो है हमारा 2 पार्ट में आएगा। इस 2 पार्ट के अंतर्गत आज पार्ट 1 में हम लोग बात करेंगे लगभग 50 MCQs को। इस 50 MCQs को हम लोग देखेंगे, 50 MCQs की चर्चा करेंगे, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही साथ आगे जो हमारा आने वाला वीडियो होगा जिसमें भी 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देर किए। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप लोग दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिस आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा है गुंज मिडल रीश उर्म। ध्यान दीजिए, गुंज मिडल रीश उर्म आइस एज का नामांकन किसने किया था? देखिए, ये हमारा यूरोप में आया हुआ आइस एज है, गुंज मिडल रीश उर्म, और इनका नामांकन, इन आइस एजों का जो नामांकन है विद्वानों के आधार पर रखा। गुंज महोदय ने जब खोजा तो गुंज मिडल रीश और उर्म है। इससे यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो गुंज मिडल रीश उर्म आइस एज का नामांकन किसने किया है? तो हम लोग कहेंगे पैंक और ब्रुकनर महोदय ने। गुंज मिडल और रीश उर्म आइस एज का नामांकन पैंक और ब्रुकनर ने किया है, लेकिन आइस एज के पिता माने जाते हैं लुई अगासिज। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा आता है दी ग्रेट आइस एज नामक पुस्तक के लेखक। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। अगर सिर्फ पूछा जाता ग्रेट आइस एज, अगर सिर्फ आपका पूछा जाता कि हमारा ग्रेट आइस एज कौन सा है, सिर्फ ग्रेट आइस एज के बारे में अगर पूछा जाता तो होता आंसर लुई अगासिज। लेकिन यहाँ पर दी ग्रेट आइस एज का उल्लेख किया जा रहा है, तो दी ग्रेट आइस एज मतलब जेम्स गीकी महोदय को माना जाता है। इन्होंने दी ग्रेट आइस एज नामक पुस्तक लिखी। एकदम सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, वो वर्ड हमारा क्या है? तो वर्ड हमारा सिर्फ और सिर्फ दी है। उसके बाद आता है आपका हॉल्डन हैंग की संकल्पना किस विद्वान ने प्रतिपादित की? देखिए, ये काफ़ी जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिएगा कि ये हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का जो डेविस और पैंक का सिद्धांत आता है अपर्दन से, तो उसी से संबंधित है, और उन्होंने उसी में हॉल्डन हैंग की जो संकल्पना है वो पैंक महोदय ने प्रतिपादित की है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है अंधकार युग के एकमात्र विद्वान अरब भूगोलवेता जिसने भू आकृति विज्ञान के विशेषात्मक अपर्दन के विचार को स्पष्ट किया। ये आपके अंधकार युग, डार्क युग के एकमात्र अरब भूगोलवेता थे जिन्होंने भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया। जब विश्व का संपूर्ण विद्वान यानी कि अल-इद्रिस, इब्न खल्दून जैसे बड़े बड़े विद्वान जब अंतरिक्ष भूगोल पर लगे हुए थे, तो उसी समय अविसेना महोदय जो है उन्होंने विशेषात्मक अपर्दन के माध्यम से भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में इनका क्रिया चल रहा था। उसके बाद आपका आता है पेंजिया का विखंडन। ध्यान दीजिए, पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ था? तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर अटपटा सा सवाल लग रहा होगा कि पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ, तो ये आपका आता है ट्रायसिक युग में। देखिए, ट्रायसिक युग में पेंजिया का विखंडन हुआ, क्योंकि जब आप वेगनर का थ्योरी पढ़ते हैं तो वेगनर का थ्योरी में आपका पूरा जो ये पोर्शन है इसको हम लोग पेंजिया कहते हैं। जो स्थल भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेंजिया। और जो यहाँ पे जलीय भाग है इसको कहते हैं पेंथालसा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेंजिया का विखंडन यानी कि जो स्थल भाग है इसका विखंडन कब हुआ? तो पेंजिया का विखंडन कब हुआ इसको आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि पेंजिया का विखंडन हमारा हुआ है ट्रायसिक में। क्योंकि जब ट्रायसिक में पेंजिया का विखंडन हुआ तो क्या क्या बना, ये भी बात समझने वाली है। तो ट्रायसिक में जब विखंडन हुआ तो हमारा एक भाग बन गया लॉरेंसिया और एक भाग बन गया, आप ऐसे समझ लीजिए कैसे करके हमारा था, एक भाग बन गया, यानी कि नीचे वाला जो पोर्शन बन गया गोंडवाना लैंड बन गया और ऊपर वाला जो पोर्शन बन गया ये लॉरेंसिया बन गया। और बीच में हमारा टेथिस भूसन्नति का भूअभिन्नति का उद्भव हुआ। टेथिस सागर जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, तो ट्रायसिक में। लेकिन लॉरेंसिया का फिर विखंडन हमारा जुरासिक में आता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि गोंडवाना लैंड का विखंडन एक्चुअली वो अफ्रीका, दक्षिण भारत, दक्षिण अफ्रीका, फिर आपका दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर
और अंटार्कटिका आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जुरासिक में गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ, लेकिन पेंजिया का विखंडन ट्रियासिक में हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसमें 6ठा नंबर का सवाल है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो आपको उसमें मिलेगा, बिग बैंग थ्योरी आप हमारे जियोमॉर्फोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी आपको उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। तो एक्चुअली उसमें आपका है 13.5 करोड़ वर्ष, ठीक है। एक्चुअली उसमें आपका मेंशन क्या हुआ है 13.5 करोड़ वर्ष, लेकिन ये 13.5 करोड़ वर्ष जो है, लेकिन यहाँ पर आपका 14 अरब वर्ष होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके सबसे करीबी 14 अरब वर्ष है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है 7वां नंबर का, 1 मिनट। अगला प्रश्न हमारा आता है, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूलकणों से हुआ है। ठीक है, निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूलकणों से हुआ है। तो ऑटो शिम्ट का अंतरतारक धूल परिकल्पना आप लोग पढ़ें, तो ऑटो शिम्ट के अंतरतारक धूल परिकल्पना से आपको पता चलेगा कि हमारा इन्होंने कहा है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूलकणों से हुआ है। देखिए हम दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन को सेट किया है लगभग यूजीसी नेट को ध्यान में रखकर सभी टॉपिक को मैंने कवर किया है। जितने भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है। आपको एक भी टॉपिक ऐसा नहीं आएगा जिससे मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है या फिर क्वेश्चन नहीं सेट किया है। तो इसीलिए आप लोग हमारे साथ अंतिम तक बने रहें, काफ़ी महत्वपूर्ण। निहारिका मेघ, अगला है 8वां नंबर, निहारिका मेघ परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को जान का आश्चर्य होगा या फिर आप लोग पढ़े भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, कि निहारिका परिकल्पना है लाप्लास का। निहारिका परिकल्पना की बात करें लाप्लास, लेकिन यदि आप बात करते हैं कि हमारा निहारिका परिकल्पना के अलावा निहारिका मेघ परिकल्पना, निहारिका मेघ परिकल्पना वाइजेकर महोदय का है 1944 में। ठीक है, वाइजेकर महोदय का है 1944 में निहारिका मेघ परिकल्पना। उसके बाद 9वां नंबर का क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंगों के छायाक्षेत्र का निर्माण होता है। देखिए भूकंपीय तरंगों के छायाक्षेत्र का निर्माण हमारा होता है, ये हो जाता है आपके 103 से लेकर 143 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक है, 103 से लेकर 143 डिग्री सेल्सियस के बीच, और इस छाया क्षेत्र में केवल पी तरंग गतिमान हो पाती हैं। ठीक है, इसमें छाया क्षेत्र में केवल पी तरंग गतिमान होती हैं, जबकि हमारा जो एस तरंग है वो छाया क्षेत्र में, या फिर कहें एल तरंग है वो छाया क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ये यहाँ से लेकर ये जो हिस्सा बनता है ये हम लोग का हो जाता है छाया क्षेत्र का इलाका होता है ये पूरा, जो आपका कितना हमने कहा, तो हमने कहा कि 103 से लेकर 143 डिग्री तक होता है। ठीक है, 103 से 143 डिग्री तक होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भूपर्पट्टी के रचना में लोहा का प्रतिशत है। भूपर्पट्टी के रचना में लोहा का प्रतिशत कितना है, तो कहेंगे 5% लोहा भूपर्पट्टी के रचना में पाया जाता है। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण सवाल है जो यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर में पूछ चुकी है कि हमारा प्लेटें कहाँ तैरती हैं, तो प्लेटें हमारा एस्थेनोस्फीयर या कहें दुर्लभता मंडल, ये इसकी जो गहराई है इसको हम लोग कहेंगे लगभग 200 से लेकर 250 तक पाई जाती है, 250 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, दुर्लभता मंडल। और ये कहाँ पर होती है, तो कहेंगे ये आपका भूपर्पट्टी का निचला भाग और मेंटल का ऊपरा भाग। ठीक है, भूपर्पट्टी का निचला भाग और मेंटल का ऊपरी भाग में दुर्लभता मंडल पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लो वेलोसिटी, जो ना लिक्विड फॉर्म में ये होता है, इसी पे हमारा प्लेट्स तैर रहे हैं। इसके बाद है यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान दीजिए, और यहाँ पे सवाल है कि ये ए क्या दर्शा रहा है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में ए किस प्रकार का वलन को स्पष्ट कर रहा है, तो ये हमारा जो है शयन वलन है, क्योंकि इसमें इतना अधिक जो है दबाव पड़ जाता है कि ये क्षैतिज अवस्था में लेट जाता है, इतना अधिक दबाव पड़ता है कि क्षैतिज अवस्था में ये लेट जाता है, तो इसलिए हम इनको शयन वलन भी कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल है 13वां नंबर का सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित कीजिए और इसमें जो कूट है उसका प्रयोग करके आंसर दीजिए। तो सूची 1 सूची 2 को आप सुलेमित कीजिए, जिसमें से सूची 1 में हमारा घाट, 1 मिनट,
सूची 1 में क्या है हमारा, तो कहेंगे सूची 1 में घाटियां हैं, सूची 2 में विशेषता दिया, जैसे कि अनुवर्ती घाटी, परिवर्ती घाटी, अक्रमवर्ती और प्रत्यानुवर्ती, ये 4 मुख्य घाटियां हैं। ठीक है, परिवर्ती घाटी, अनुवर्ती घाटी, प्रतिवर्ती घाटी और कहेंगे कि अक्रमवर्ती और प्रत्यानुवर्ती, ये जो है महत्वपूर्ण घाटियां हैं और इससे संबंधित प्रीवियस ईयर में यूजीसी नेट निरंतर क्वेश्चन बनाई हैं, हमेशा से क्वेश्चन जो है इसमें बनाते रही है। तो यहाँ पर कुछ जो आपको ध्यान देना है कि कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स है, उस टर्म्स के आधार पर आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और उसी की विशेषता है, जैसे कि मूल अनुवर्ती घाटी के विपरीत दिशा में प्रवाहित, मूल अनुवर्ती घाटी के विपरीत दिशा में प्रवाहित, संरचनात्मक नियंत्रण के आभासी समायोजन, मूल अनुवर्ती घाटी के मार्ग बदलना, भूमि के आरंभिक ढाल। तो ये सभी आपको बिंदु हैं, तो इसमें से कूट दिया हुआ ABCD, इसी के आधार पर आपको चयन करना है। ठीक है, इसी के आधार पर आपको क्या करना है, तो आपको जो है यहाँ पे चयन करना है। तो इसमें हम किस प्रकार चयन करेंगे, तो इसमें हम कहेंगे कि अनुवर्ती घाटी जो हमारा है, ये अनुवर्ती घाटी जो है ये होता है, ये क्या होता है कि भूमि के आरंभिक ढाल द्वारा मार्ग निर्धारण, यानी कि ये जो कॉन्सिक्वेंट जिसको हम लोग कहते हैं, ये क्रमवर्ती का हिस्सा आता है। अनुवर्ती जो ढाल के अनुरूप बहती है। परिवर्ती हम किसे कहेंगे, तो परिवर्ती कहेंगे कि जो मूल अनुवर्ती घाटी से मार्ग बदलना, यानी कि मूल अनुवर्ती घाटी के विपरीत दिशा में ये बदलती है, लेकिन इसका जो है मूल अनुवर्ती घाटी का ही कहेंगे कि उसके आधार को ही मूल मानकर आगे बढ़ती है। उसके बाद अक्रमवर्ती, इसमें तो डायरेक्ट हम लोग पकड़ेंगे, ये विपरीत दिशा में जाएगी, क्रमवर्ती के विपरीत होता है अक्रमवर्ती। तो संरचनात्मक, इसमें देखिए संरचनात्मक नियंत्रण से किसी प्रकार का आभासी समायोजन नहीं, जो मूल संरचना है उसके विपरीत बहती है अक्रमवर्ती। और प्रत्यानुवर्ती बच गया, ये हम कहेंगे कि मूल अनुवर्ती धारा के विपरीत दिशा में प्रवाह। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ए हमारा आंसर सही है। उसके बाद अगला सवाल आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। अपर्दन चक्र प्रौढ़ावस्था में है, अपर्दन चक्र की प्रौढ़ावस्था से, अपर्दन चक्र की युवावस्था से, एक कथन सही निकालना है, अपर्दन चक्र की वृद्धावस्था से, प्राचीन पर्वतों के पूर्ण यौवन से। ठीक है, प्राचीन पर्वतों के पूर्ण यौवन से। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसमें से कौन सा एक कथन सही है, तो प्राचीन पर्वतों के पूर्ण यौवन से, ये आपका जो है यहाँ पर सही होगा। रिजुवेनेशन हम लोग जिसको कहते हैं, नवोन्मेष। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है 15वां नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंश ऊपर दिए गए चित्र में दिखलाया गया है। ये जो है किस भ्रंश को दर्शाता है, ये जो है किस भ्रंश को दर्शाता है। ये उत्क्षेपित खंड ऊपर का, ये अधक्षेपित खंड। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो कहेंगे कि एक दूसरे से दूर जाने का कोशिश किया, दूर जाने का कोशिश किया, तब ऐसा निर्माण हुआ, यानी कि सामान्य भ्रंश का निर्माण हुआ है। उसके बाद आपका आता है मोह या मोहरोविशिक असंतता, डिसकंटिन्यूटी जिसको हम लोग कहते हैं, मोह डिसकंटिन्यूटी। तो ये मोह डिसकंटिन्यूटी का निर्माण या फिर कहाँ पर ये पाया जाता है, तो कहेंगे निचला परपट्टी और ऊपरी मेंटल के बीच मोह पाया जाता है। निचला परपट्टी और ऊपरी मेंटल के बीच हमारा क्या पाया जाता है, तो ऊपरी मेंटल के बीच हमारा मोह पाया जाता है। ये आपका आंसर होगा। देखिएगा कि आप जब इसको पूरा डिटेल्स पढ़ते हैं, जहाँ से सवाल पूछा भी जाता है, तो उसमें आपको मिलेगा कि परपट्टी का 2 भाग है, इसमें कनाड पाया जाता है। उसके बाद आपका परपट्टी, निचला परपट्टी और ऊपरी मेंटल, ये मान लीजिए इतना हमारा मेंटल, तो मेंटल के बीच में भी है, तो ऊपरी, ये जो ऊपरी मेंटल का हिस्सा है, ऊपरी मेंटल और परपट्टी के बीच में एक पाया जाता है, मोह कहेंगे इसको। ठीक है, मोह कहेंगे। उसके बाद फिर मेंटल हो गया, मेंटल के बीच में एक हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका इसके बीच में हो गया। उसके बाद यहाँ भी एक निचला मेंटल इसके बीच, यानी कि कनाड ऊपरी परपट्टी निचला परपट्टी, मोह निचला परपट्टी ऊपरी मेंटल, रेप्टी ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, गुटेनबर्ग निचला मेंटल ऊपरी कोर और लेहमान निचला कोर और ऊपरी कोर। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्मा ठोस होने पर दीवार की तरह निर्मित होता है, जो अवसादी सेल के संस्तर पर लंबवत होता है। देखिए ज्वालामुखी से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, लंबवत होता है। तो जब आप देखिएगा कि आपका
अवसादी सेल पर कठोर संस्तर पर ये बैठ जाता है। तो जब ये बैठ जाता है लंबवत रूप से, किस रूप में? लंबवत रूप से, इसको हम लोग कहते हैं डाइक, ठीक है। लेकिन जब क्षैतिज बैठेगा तो उसको हम लोग सील कहेंगे, लेकिन यहाँ पर लंबवत बैठ रहा है तो लंबवत को कहा जाता है आपका डाइक। तो आंसर हो जाएगा आपका ये डाइक। 18वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत महाद्वीपीय प्लेट के टक्कर से निर्मित हुए हैं? महाद्वीपीय प्लेट के टक्कर से यानी क्या है कि दोनों स्थलीय प्लेट है। तो अल्पस हिमालय और काकेशस। हिमालय भारत में, अल्पस जो है यूरोप में, और काकेशस भी यूरोप में। काकेशस भी आपका बॉर्डर बनाता है जो यूरोप और एशिया का हो, और इसी ये बॉर्डर बनाता है काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच। साथ ही साथ यूरोप का सबसे ऊंचा चोटी जो है जिसको हम लोग कहते हैं 5642 मीटर, ठीक है, किसका है? तो माउंट एल्ब्रूस का है, जो यूरोप की सबसे बड़ी चोटी है। उसके बाद हम आते हैं 19वां नंबर में, एक अपक्षय प्रक्रिया जिसमें चट्टानों के परतों का प्रसार और संकुचन बारी बारी होने से सेल परत द परत अपक्षय होता है, ठीक है। यानी कि जब अपक्षय प्रक्रिया में बार बार संकुचन होगा, बार बार फैलेगा, तो उसमें एक एक करके जो है अपर्दन या अपक्षय होते रहता है, टूटते रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ब्लांक पृथक्करण। यानी जो दरारों के माध्यम से, जब मान लीजिए कि गर्म है तो ये फैल जाएगा, ठंडा होगा तो फिर ये एक ही संकुचित हो जाएगा। तो यही क्रिया जब बराबर हो जाएगा, बराबर होगा यही क्रिया, तो जब बराबर होगा तो इसमें क्या होगा? चट्टानें टूटेंगी, दरारों का उत्पन्न होगा, इसलिए ब्लांक पृथक्करण कहते हैं। उसके बाद आता है, फिर हमारा मिलान है, सूची 1 है और सूची 2 है। इसमें घाटी के अंदर घाटी, निपात, छाया क्षेत्र और ननावृत्ति अपर्दन। तो इसमें देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको इसको मिलाने के लिए कि अगर एक भी मिलता है तो आंसर ऑप्शन अगर मिल रहा है तो अगर मिल सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कभी कभी 4 मिलाना होता है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं इसमें हमें किस प्रकार से देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हम घाटी से अंदर घाटी की बातें करते हैं, ठीक है, जो हम घाटी के अंदर घाटी की बातें करते हैं, ये हमारा, हम लोग जानते हैं कि ये हमारा है रिनोवेशन या फिर पुनर्जीवन या फिर नवोन्मेष। उसके बाद निपात जो है सिंक, जिसको हम लोग कहते हैं, ये कास्ट से बनता है। छाया क्षेत्र भूकंप में पाया जाता है, और अनावृत अपर्दन क्षेत्र समतलन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं समप्राय मैदान। तो ये आंसर आपका हो जाएगा इस हिसाब से, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, ठीक है। तो डी आप आंसर इसको मार सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला सवाल यहाँ पे देखिए 21 नंबर, मरुस्थलीय प्रदेश के अवशिष्ट जो बच जाता है मरुस्थलीय प्रदेश में अपर्दन के बाद, तो उसको हम लोग इनसेलबर्ग कहते हैं। उसके बाद पर्वत के उच्च भाग पर हिमनद अपर्दन द्वारा निर्मित कटोरे की आकृति का अवनमन कहलाता है। कटोरे की आकृति का अवनमन कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्क। देखिएगा कि जब अब ये बनता है तो ये इस प्रकार से बनता है, तो ये जो आकृति है उसको हम लोग कहते हैं सर, कटोरा जैसा ये दिखाई देता है। उसके बाद आपका है कि वह प्रक्रिया जिसके कारण चट्टानें खनिज और स्वस्थाने कहलाती है। जब वो अपक्षय होगी तो अपने आप अपनी जगह पे ही टूटेगा, दूसरी जगह पर वो नहीं जाएगा और नहीं टूटेगा, ठीक है। दूसरी जगह पर वो नहीं टूटता है, नहीं जाता है, अपने ही जगह पर हम अपक्षय उसे ही कहेंगे कि अपने जगह पर टूटकर बिखर जाना। 24वां प्रश्न है कि तृतीय श्रेणी का उच्चावच है, तो ये आपका है खाई। खाई जो है तृतीय श्रेणी का उच्चावच में आता है। मैदान पठार जो है द्वितीय श्रेणी में आता है, और जो महासागर सागर है वो प्रथम श्रेणी में आता है। उसके बाद 25वां प्रश्न आपका है कि हवाई द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाने जाते हैं क्योंकि ये एक अभिसारी प्लेटों के अंतःग्रसन क्षेत्र में स्थित हैं, या फिर आप कहें कि वे, यानी कि जो हवाई द्वीप है वे अग्नि शिखा के ऊपर स्थित है। तो जी हाँ, हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में है और अग्नि शिखा के अंतर्गत स्थित है, ज्वालामुखी बेल्ट है, तो इसलिए भी इसका जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, मोहो स्केल निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो मोहो स्केल से आप लोग को चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है, और चट्टानों की कठोरता के आधार पर हम लोग उसको उस स्केल के माध्यम से तीव्रता भी पता करते हैं कि भूकंप कितना आया है। 27वां प्रश्न हमारा आता है कि पृथ्वी की भूपरपट्टी और ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण किस माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है?
पृथ्वी की भूपर्पटी ऊर्ध्वीय मंडल का भाग प्लेटों का संचरण के में से निम्नलिखित में से किस माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है? तो रेडियो एक्टिविटी के माध्यम से करता है, रेडियो एक्टिविटी तरंगों के माध्यम से जो पृथ्वी के अंदर होता है। उसके बाद भूगणित भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की गहराई कितना माना गया है? तो भूपटल की गहराई आपका 30 किलोमीटर माना गया है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। तनाव के कारण, अगला है तनाव के कारण नीचे फेंके हुए खंड के सापेक्ष भूमि का एक खंड एक और ऊपर धकेला जाता है या ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह क्या कहलाता है? यानी कि एक खंड ऊपर धकेला जाता है या ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो सामान्य भ्रंश। कहने का मतलब है कि एक दूसरे के विपरीत जाता है। तीसरा प्रश्न है कि कौन सा चट्टान क्रेटन के संबंध में, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्रेटन के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और नया सवाल है जो एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ग्रेनाइट से संबंध ये रखता है। उसके बाद है नतिलम के संदर्भ में नति की दिशा हमेशा निम्नलिखित में से किस कोण पर होती है? तो नति की दिशा हमेशा नतिलम का समकोण पर होती है, जो भ्रंश चैप्टर से मैंने इसको दिया है। हमेशा समकोण पर नति और नतिलम बनता है। 32वां सवाल हमारा 32 नंबर का कि लंबवत संधियों में घुसने वाला ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है। लंबवत कहने का मतलब है, आप देखिए कि लंबवत कहने का मतलब ही हमारा है डाइक, पिछले ही सवाल में हमने देखा। उसके बाद है कि चट्टानों के निर्माण के दौरान अपनाया जाने वाला क्रम, किस प्रकार चट्टान आपका बनता है? तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि सबसे पहले हमारा चट्टान में क्या होगा कि सबसे पहले हमारा लावा बनेगा। लावा जब ठंडा होगा तो आग्नेय चट्टान बनेगा। आग्नेय चट्टान में जब अपर्दन क्रिया होगा तो अवसादी बनेगा। अवसादी में जब अपर्दन क्रिया होगा तो फिर वो रूपांतरित या रूपांतरित बनेगा। तो आंसर होगा बी। 34वां प्रश्न है कि शैलों के स्वस्थानीय अपघटन और विखंडन की प्रक्रिया जो है ऋतु अपक्षय कहलाती है। सांभर नमक में मिलता है, सांभर नमक यानी सांभर झील जो है, सांभर में नमक मिलता है, जो सांभर झील राजस्थान में है। इसके रेफरेंस में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो है एक झील है जिस पर कोई बाह्य प्रवाह नहीं होता। देखिए इसमें तो झील है, आके इसमें है कि वही प्रवाह करने का मतलब है कि इसमें आकर नदियाँ गिरती है लेकिन इससे फिर बाहर नहीं जाती है, इसीलिए नमक जो है वहाँ पर जम जाता है। उसके बाद 36वां प्रश्न है कि किसी एक चट्टान को पर्यावरणीय उत्पादन के समझना चाहिए। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान में भी परिवर्तन होता है। यह कथन किसका है? लॉबेक महोदय का है। ठीक है, लॉबेक महोदय का स्टेटमेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवीय ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है? परिध्रुवीय, प्रशांत परिध्रुवीय ज्वालामुखी पट्टी का जो है भाग नहीं है, तो ये है ओजर्स द्वीप। ये है आपका 37 का आपका हो गया आंसर। जी हाँ, ओजर्स द्वीप। एशियन, मिंडानाओ और सखालिन प्रशांत महासागर में, ओजर्स द्वीप अटलांटिक महासागर में। 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार का पर्यवेक्षक खोजकर्ता के नाम पर रखा गया? देखिए कल मैंने जब लाइव क्लास लिया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि पिलियन तुल्य जो है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण था। जो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन नामक विद्वान जो यूनान काल के थे। उसके बाद क्रेटर और काल्डेरा स्थलाकृति में से किससे संबंधित है? तो क्रेटर और काल्डेरा हम बनाते हैं ज्वालामुखी स्थलाकृति। साथ ही साथ इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सा हिमयुग परिकल्पना से संबंधित नहीं है? हिमयुग परिकल्पना से कौन संबंधित नहीं है? ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्वालामुखी धूल परिकल्पना हिमयुग से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिणी अमेरिका प्लेट के साथ एंडीज पर्वत के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आज जब आप प्लेट विवर्तनिकी पढ़ते हैं तो प्लेट विवर्तनिकी में नाजका प्लेट का जो स्थिति है उसको पहले देख लीजिए कि किस प्रकार जो है हमारा नाजका प्लेट का, मान लीजिए ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है और यहाँ पर आपका नाजका है। ये जो है ये आपका नाजका प्लेट है। यहाँ से जब आप उत्तर अमेरिका चल जाएंगे तो यहाँ पर कोकस प्लेट मिलेगा। तो नाजका प्लेट यहाँ पर आपका स्कॉसिया मिलेगा, ठीक है। तो और यहाँ पर कैरेबियन मिलेगा। देखिए लोकेशन हम आपको बता रहे हैं, दक्षिण अमेरिका के यहाँ पर फॉकलैंड के पास स्कॉसिया द्वीप प्लेट, नाजका प्लेट यहाँ पर आपका जो है कोकस प्लेट और यहाँ पर कैरेबियन सागर में कैरेबियन प्लेट। तो इसमें कह सकते हैं कि एंडीज जो ये हमारा निर्माण है ये नाजका के कारण है। उसके बाद अगला सवाल हमारा आता है
भूकंप के उद्गम केंद्र जिसे छाया क्षेत्र कहते हैं, कौन सी भूकंपीय तरंग पहुंचती, तो हमने अब कुछ ही देर पहले कहा था कि हमारा जो है पी वेव घुसती है। 43वां प्रश्न है, वह स्थान जहां भूकंपीय घटना सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है। तो एक होता है ईपी सेंटर और एक होता है सेंटर, ठीक है। एक होता है ईपी सेंटर जहाँ पर धरातल पे आता है, ईपी सेंटर कहता है। केंद्र फोकस जिसको कहते हैं, जहाँ से निकलता है, यानी कि यहाँ से निकल रहा है और यहाँ धरातल है तो यहाँ आकर ये फट रहा है, तो यहाँ अधिक केंद्र ईपी सेंटर और ये जो है फोकस केंद्र। इससे भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसके उद्गम और अवस्थिति को स्पष्ट करने में सहायक नहीं है, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी तो कहेंगे समुद्री धारा से संबंधित ये नहीं, बल्कि समुद्र तल प्रसार बात करता है, पर्वत उत्पत्ति, भूकंप सबकी बात करता है। चलिए अगला हमारा है काफ़ी महत्वपूर्ण कथन कारण है। कथन कारण है कि वर्तमान समय में जहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है वहाँ मेसोजोइक कल्प में लंबा गहरा संकरा समुद्र था। सही बात है, वहाँ पर क्या था आपका, टेथिस सागर था मेसोजोइक कल्प में। तो दूसरा है कि कारण कि छिछले समुद्रों में लंबे समय तक निरंतर निक्षेपण से मलबा का काफ़ी मोटी परत जमा हुई, जिससे भू हलचल के कारण गलन पड़ने से अल्पाइन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। तो जी हाँ, अल्पाइन मोड़दार पर्वत हिमालय है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है। उसके बाद आपका 46वां प्रश्न है कि मानचित्र की सहायता से पहली बार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है आपका किसने, तो एंटोनियो स्नाइडर ने। उसके बाद आपका आता है कि क्रिएशन एंड इट्स मेस्चर रिवेल्ड नामक पुस्तक के लेखक एंटोनियो स्नाइडर, इसी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने मानचित्र का एक कार्बोनिफेरस ज्योग्राफी करके भी किताब लिखा था इन्होंने, एंटोनियो स्नाइडर ने, जिसमें मानचित्र की स्पष्ट उल्लेख किया था उस किताब में उन्होंने। उसके बाद 46वां प्रश्न है कि भू अभिनति में घेरे दृढ़ भूखंड को कोबर ने कहा, घेरे हुए दृढ़ भूखंड कठोर भूखंड को कोबर ने कहा है क्रेटोजोन। भू सन्नति के किनारे पर निर्मित समानांतर सीमांत क्या कहा जाता है, किनारे पर, तो इसको हम लोग कहते हैं रेड केटन। देखिए जब इसमें मोड़ पड़ जाता है इस तरह का, तो जो किनारा का जो हिस्सा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रेड केटन, ठीक है। रेड केटन इसका आंसर होगा। उसी से रिलेटेड अगला सवाल हमारा है कि जब रेड केटन का निर्माण होता है तो बीच का भाग अप्रभावित रहता है, जिसे कहा जाता है श्वासेनबर्ग, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण 50 सवाल थे आपके। तो इन 50 सवाल को आप पूरे अच्छे तरीके से देखिए, और आने वाले वीडियो में पुनः हम 50 सवाल लाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन जो हमने टेस्ट लिया था ऑफलाइन में वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किस विषय से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न चाहिए। धन्यवाद।